बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के हौसले पर आगे बढ़ते हैं, खुद तप कर फसलों को पकाते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के ज़रिए हर उनकी मदद करते हैं, जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता है कई प्रकार की सुविधाएं। वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों में नमी कम है तो तुरंत सिंचाई करें। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मौसम, फसल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने खेतों में उचित कृषि कार्य भी करने होते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कम हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर इन लत्तेदार सब्जियों में नमी कम है तो तुरंत सिंचाई करें। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HPQM 1 और 4, शालीमार इत्यादि प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। गर्मा फसल के रूप में ये मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HPQM 1 और 4, शालीमार के 1, 2, 3 और 4 मक्का के ये प्रभेद गर्मा फसल के लिए बेहतर माने जाते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्य को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। लत्तर वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देते हैं, जिससे इन कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रासित पौधों को नष्ट कर दें। लत्तर की जड़ के आसपास अच्छी तरह से निकाय के साथ ही मेलेथियान 50 EC दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा और 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करना, सेट बनाना पड़ता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है। साथ ही ये बेड स्थान भी घेरता है। वहीं प्लास्टिक से निर्मित इस प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड उपकरण हल्का होने की वजह से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। पूरे भारत में गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल होती है मक्का। मक्का की खेती 3 ऋतुओं में की जाती है, खरीफ, रबी और जायद। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि खरीफ मक्का फसल उत्पादन के बारे में। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। मक्का एक बहुउपयोगी फसल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिनों से भरपूर मक्का शरीर के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। साथ ही यह बेहद सुपाच्य भी होता है। यही वजह है कि भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। हमारे यहाँ मक्का की खेती 3 ऋतुओं में की जा सकती है। खरीफ जून से जुलाई, रबी अक्टूबर से नवंबर एवं जायद फसल फरवरी से मार्च तक ली जाती है। जहाँ तक खरीफ मक्के की बात है तो यह समय मक्का की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने का उचित समय है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, जिनसे हम बातें करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि खरीफ मक्का फसल के उत्पादन को किस प्रकार अधिक से अधिक किया जा सकता है। तो आइए इनसे बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार। खरीफ मक्का की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं, चूँकि झारखंड में किसान भाई मक्का एक ऐसी फसल है जिसको तीनों मौसम में उगाया जा सकता है, लेकिन चूँकि झारखंड में पानी की कमी है, इसलिए किसान भाई को खरीफ मक्का में क्योंकि 80% किसान भाई के पास पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते वो अच्छी प्रजातियों का प्रयोग करें और उचित जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उनको सही तरह से प्रयोग करें, तो उसका उत्पादन सब ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है, धान की फसल का उत्पादन ऊपरी भूमि में, चूँकि मक्का को ऊपरी या मध्यम भूमि में हम लगाते हैं, तो ऊपरी और मध्यम भूमि में धान का जो पहले किसान लगाते थे वो घटता जा रहा है, क्योंकि उतना पानी की कमी है, साथ में उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाई वहाँ पे मक्का लगा रहे हैं और धीमे धीमे जैसे गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, उससे गेहूं का भी उत्पादन किसान भाई को नहीं हो रहा है। तो मक्का एक ऐसी फसल है और इतना ज़्यादा उसकी उत्पादन क्षमता है कि आने वाले वर्षों में मक्का ही मेन फसल होने वाली है। और अगर किसान भाई इसका उत्पादन कर रहे हैं तो ये एक ऐसी फसल है जिसको किसान भाई किसी भी अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। जब उसमें बाली आती है उस समय उसका बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सब्जी और सूप और दूसरे चीज़ों को बनाया जा सकता है। जब वो हरा भुट्टा के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पक जाने पे उसका दाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड फसल है जिसका किसी भी अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसून का आरंभ अर्थात वर्षा के आगमन के साथ मक्का की बुआई करनी चाहिए, परंतु अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन हों तो 10 से 15 दिन पहले भी बुआई की जा सकती है। बीजों की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बीज को बोने से पहले बीजोपचार ज़रूर कर लें। जो किसान भाई खरीफ मक्का लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको खेत का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मक्का जितना पानी के लिए सेंसिटिव है उतना ही अगर पानी का जल जमाव होता है तो उसके लिए भी वो सेंसिटिव है। तो किसान भाइयों को ऊपरी या मध्यम भूमि में ही इसको लगाना चाहिए। अगर ऊपरी भूमि खरीफ मक्का की खेती ऊपरी भूमि में करें तो वो ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज सुविधा है और पानी बह के निकल जाता है अधिक पानी होने पर। क्योंकि झारखंड में 1300 से 1400 mm पानी की बरसात होती है, तो उतनी पानी अगर जल जमाव होगा तो मक्का का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो किसान भाई जिस समय खेत तैयार कर रहे हैं उनको मक्का को बचाने के लिए चारों तरफ खेत के चारों ओर ड्रेनेज चैनल निकाल देना चाहिए, ताकि अधिक पानी होने पे उस ड्रेनेज चैनल से खेत में से पानी को आसानी से निकाला जा सके। साथ में 2 बार अच्छी तरह से खेत की जुताई करके पाटा लगा देने पे खेत तैयार हो जाता है। और खेत की तैयारी के समय ही 5 से 10 टन सड़ा गोबर की खाद या कंपोस्ट को खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। उससे जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है और मिट्टी भुरभुरी होती है, जिसके कारण मक्का का उत्पादन में वृद्धि होती है। जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात है तो जवाहर मक्का 8, विवेक 4, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1, अमर, आज़ाद कमल, चंद्रमणि, पूसा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से तैयार किस्में प्रमुख हैं। किसान भाई जो खरीफ मक्का को लगाना चाहते हैं उनको चाहिए कि HQPM 1, HQPM 5 हमारे यहाँ की कंपोजिट किस्म है स्वान, उसको लगा सकते हैं किसान भाई। साथ में बिरसा विकास मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, इनकी खेती कर सकते हैं। ये कंपोजिट किस्में हैं जिनकी किसान भाई जिनके बीज का प्रयोग 3 से 4 साल तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा DHM 121 जो किस्म है बाहर की, उसका भी प्रयोग यहाँ पे हम लोग किए हैं और वो अच्छा उत्पादन देती है, तो उसको किसान भाई यहाँ पे लगा सकते हैं। मालवी मक्का 2 भी जो BHU से रिलीज़ है उसकी अच्छी किस्म है। अगर किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया बिरसा विकास मक्का 2, उसको भी वो बेबी कॉर्न के रूप में, या HM4 किस्म है उसको बेबी कॉर्न के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्वीट कॉर्न की खेती करना चाहते हैं किसान भाई तो उसके लिए माधुरी, प्रिया, मिष्टी, सिंजेंटा की एक किस्म है, शुगर 75, ये सब अच्छी किस्में हैं जिसका स्वीट कॉर्न के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर पॉपकॉर्न लगाना चाहते हैं तो VL अंबर पॉपकॉर्न है, इसका करके वो उसकी खेती कर सकते हैं किसान भाई। पूरे फसल की अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। मक्के के खेत में 15 से 20 व 25 से 30 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण व निकाई गुड़ाई करनी चाहिए।
जो किसान भाई खरीफ मक्का लगाना चाहते हैं, सबसे उसका उचित समय है कि उसको 15 जून से अगर 30 जून के बीच में लगा लेते हैं तब वो सबसे सही समय है, क्योंकि उस समय मानसून झारखंड में प्रवेश करता है। तो अगर 15 जून से 30 जून के बीच में मक्के की बुआई कर देते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन 15 जून से हम 15 जुलाई तक कहते हैं कि खरीफ मक्का की बुआई कर देनी चाहिए। खरीफ मक्का की बुआई करते समय किसान भाइयों को ये ध्यान में ज़रूर देना चाहिए कि अगर उनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो अगर वो पहले बुआई कर देते हैं तो वो उसमें और जल्दी उत्पादन होता है, क्योंकि ज़मीन की गर्मी बीज पा लेता है। और उसके बाद अगर हम एक सिंचाई कर देते हैं तो 100% जर्मिनेशन तक उनको प्राप्त होता है। तो बुआई खरीफ मक्का की बहुत महत्वपूर्ण है उत्पादन की दृष्टिकोण से। तो किसान भाई बहन, आप भी खरीफ मक्का की खेती कीजिए और लाभान्वित होइए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में तापमान बहुत अधिक जब बढ़ जाता है तो वातावरण में नमी आ जाती है। तो जो भी हमारे पशुपालक हैं, पशुओं में बहुत तरीके के रोग और लू लगने का खतरा होता है। तो जो भी हमारे पशुपालक हैं जो बकरी पालन करते हैं, आज उनको हम जानकारी देंगे कि गर्मी के मौसम में बकरियों में लगने वाले लू और रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। आज हम आप पहुँचे हैं रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बकरियों में कौन कौन से रोग होते हैं और लू से बचाव के लिए क्या किया जाए। गर्मियों में ख़ास तौर से ये देखा गया है कि लू लगने वाली बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो लू एक जो है कोई ऐसा मतलब नहीं कोई इन्फेक्शियस बीमारी है। इसमें होता ही क्या है कि जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बकरियों के इसमें जो क्या कहते हैं कि जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से उसको थर्मो रेगुलेशन नहीं करने पाने की वजह से काफ़ी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ता है करीब 105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। लेकिन जो ही 107 के ऊपर अगर ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो फिर बहुत सारा जो है सिस्टमिक डिरेंजमेंट भी होता है, बहुत सारा सिस्टम इसमें एबनॉर्मल भी हो सकता है, थर्मल ब्रेन का भी हो सकता है। बाकी इसमें देखा गया है कि जैसे बहुत ज़ोर से सांस लेना स्टार्ट कर देता है पशु, जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, तो हाइपर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया। उसके बाद हार्ट बीट जो पशु का होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत सारा मतलब कॉम्प्लिकेशन जो वीकनेस इसमें आता है, कमजोरी पशु में ख़ास तौर से देखा गया है। बैठता है तो बिल्कुल उठने खड़ा नहीं होने पाता है। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं पशु बिल्कुल बेचैन हो जाता है। पशु का जो शरीर होता है वो हीट डिसिपेट नहीं करने की वजह से जो पसीना क्या कहते हैं कि पसीने की जो ग्रंथि है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। काम नहीं करने की वजह से बॉडी का हीट डिसिपेट नहीं हो पाता है। फिर इसमें पशु का जो है मरने का संभावना बहुत काफ़ी तेज़ हो जाता है। और इसमें जो उपचार का जहाँ तक सवाल है तो उपचार है इसमें। आप उपचार अगर करेंगे समय रहते हुए, अगर उपचार का व्यवस्था हो जाता है, अगर मानते हैं पशु को जैसे जहाँ पे काफ़ी सन स्ट्रोक का चांसेस है, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्म तेज़ धूप है, तो वहाँ से शेडी एरिया में उसको ले जाना उचित है। और उसके लिए जो है उचित जो जल है, जो ठंडा पानी है, उसका व्यवस्था करना चाहिए। और इसमें जो है जिस कमरे में पशु को रखते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, ईयर सर्कुलेशन होना चाहिए। और अगर हो सके तो फैन वगैरह का भी इंतज़ाम वहाँ अगर करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। ये तो मैनेजमेंटल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर हमको उसको मतलब और भी जैसे थर्मल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तो उसके लिए हमको उसमें पैरासीटामोल ड्रग का जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। उसके बाद चूँकि ज़्यादा फीवर होने के वजह से बॉडी में पेन भी होता है तो उसके लिए हम लोगों को पैरासीटामोल इंजेक्शन भी देते हैं। उसके साथ साथ जो मेलोक्सिकेम है वो भी देते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ने एंटीबायोटिक भी हम लोग देते हैं। अगर मानते हैं बहुत ज़्यादा, अगर पशु मानते हैं कि उसमें डिहाइड्रेटेड हो गया है, पशु के शरीर में जल का कमी हो गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को उसके अंदर में जो कहते हैं कि ना फ्लूइड थेरापी, सलाइन थेरापी जो करते हैं, सलाइन थेरापी भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह का अगर प्रक्रिया हम लोग करते हैं तो हम लोग पशु को जो है हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। और बेहतर तो ये है कि अगर मैनेजमेंटल एस्पेक्ट को और अच्छा से लिया जाए तो मैनेजमेंट अगर हम लोग अच्छा से करेंगे, जैसे पशु को जब काफ़ी तेज़ धूप हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग पशु को बाहर नहीं लेके जाएं। सुबह के टाइम में उसको चराने के लिए लेके जाएं, फिर शाम के टाइम में उसको चराने के लिए लेके जाएं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हीट स्ट्रोक को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं।
घर का तो अच्छा इंतजाम करना ही पड़ेगा, फ़ैन का व्यवस्था करना पड़ेगा, उसका स्वच्छ जल जो ठंडा पानी है उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग पशु को इसमें बचा सकते हैं। दूसरी और जो बीमारी अभी गर्मी के दिनों में देखा गया है वो पीपीआर एक वायरल बीमारी है जो मॉर्बिली वायरस और पारामिक्सोवायरिडी फैमिली का है। इसमें होता है क्या कि पीपीआर के लक्षण बहुत भी भयानक होते हैं। मुंह में फफोलापन, नाक में देखेंगे बिल्कुल पुस्टिकुल बन जाता है। उसके बाद इसमें काफ़ी डायरिया वगैरह भी होता है और डायरिया की वजह से पशु में जान का खतरा होता है और गर्मी के दिनों में होने की वजह से होता है कि डिहाइड्रेशन भी होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत इसकी ज़रूरत है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है और इसमें ट्रीटमेंट तो करना ही करना पड़ेगा जो बीमार हो जाता है। लेकिन इसका बचाव के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिसमें हम लोग पीपीआर का वैक्सीन जो ही बरसात जाड़ा का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग अगर पीपीआर का वैक्सीन लगा देते हैं तो हम लोग पीपीआर से सुरक्षित रख सकते हैं अपने मवेशियों को। लेकिन अगर जो नहीं रखते हैं तो उसमें मोर्टिलिटी मोटा मोटी 100% इसमें देखा गया है। कभी कभी गर्मी के समय पर स्किन का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, स्किन का प्रॉब्लम होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन देखा है कि थोड़ा बहुत अगर मानते हैं उसी गर्मी के दिनों में अगर बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी अगर काफ़ी बढ़ गया तो वैसे में देखा है कि फंगल ग्रोथ काफ़ी होता है। चूँकि पसीने होने की वजह से जो स्किन के अंदर है वो फंगस ग्रोथ है, फिर वहाँ पे ईचिंग होता है। ईचिंग होने के बाद एलोपेसिया जो बाल झड़ने वाला कंडीशन है वो होने लगता है। तो स्किन वाला बीमारी जो बेचैनी होता है उसमें जो खुजलाहट होती है इसके वजह से पशु परेशान हो जाता है, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होता है। जितना बॉडी वेट होना चाहिए एनिमल का वो बॉडी वेट गेन नहीं हो पाता है। लेकिन इसका उपचार बहुत ही आसान है। जैसे करंज का तेल है उसमें हम लोग और सल्फ़र वगैरह गंधक वगैरह मिला करके उसका लेप अगर चलाएं तो इसका उपचार आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टीकाकरण की बात करें तो बकरी के लिए टीकाकरण कितना महत्व रखता है? टीकाकरण इसको हम लोग इस तरह से अगर समझें कि अगर मानते हैं कि 2 किसान हमारे अगर बकरी पाल रहे हैं, एक टीकाकरण करवा रहे हैं एक नहीं करवा रहे हैं, तो टीकाकरण में जनरली हम लोग देखते हैं कि 5 से 10 रुपये का ही कॉस्ट आता है। अगर वो 10 बकरी रखे हैं तो 50 से 60 रुपये, बाकी जो टीकाकरण के लिए आएंगे उनको जो भी फीस बनता है वो देंगे। जो टीकाकरण नहीं करते हैं मोटा मोटी अगर वो 300-400 रुपये बचाते हैं। लेकिन बीमारी अगर नहीं आता है तो दोनों सेफ़ हैं, तब तो यह है कि इनका 200 रुपये का बेनिफिट हो गया, इनका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर बीमारी आता है तो जिनके पास टीकाकरण किया हुआ बकरी है तो बिल्कुल वो सुरक्षित है। मोटा मोटी समझिए कि 90% उसका गोट बिल्कुल सुरक्षित है जिसमें मोर्टिलिटी नहीं होगी। और जो टीकाकरण नहीं करवाए हैं चांसेस है कि 90% गोट उससे मर जाएंगे। तो इकोनॉमिकली अगर इसको देखा जाए तो टीकाकरण का बहुत बड़ा महत्व है और इससे फार्मर अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं, अपना पूंजी को भी सेफ रख सकते हैं। तो ये मतलब हमारा एक फार्मर्स के लिए एक सुझाव हुआ होगा कि वो इस चीज़ को ना सोचे टीकाकरण करने से हमारा पैसा खर्च हो जाता है, तो ऐसा खर्च नहीं होता है। आपका गोट सेफ़ है तो सेफ्टी तो हमको चाहिए ना। सेफ्टी के लिए हमें एक बहुत अच्छा इंतजाम करना है कि टीकाकरण हम करेंगे तो हम अपने गोट को सेफ कर सकते हैं। लेकिन गर्मी का समय है सर, खान पान भी बहुत मायने रखता है अभी। तो अभी के समय में बकरियों के लिए क्या खान पान की व्यवस्था है? अभी देखिए चारा वगैरह का तो बाहर में बिल्कुल चरागाह में चारा नहीं है। चारा का उचित व्यवस्था जो कंसंट्रेट हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग करवाएं। थोड़ा बहुत जो हम लोग अगर मानते हैं प्रिजर्व जो होता है हमारा प्रिजर्व फूड उसको भी हम लोग दे सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग जो भी मतलब है मॉर्निंग टाइम में उसको चरागाह में ले जाएं, थोड़ा बहुत जितने भी स्प्रोटिंग है ग्रासेस का वो उसको कंज्यूम करेंगे, शाम के टाइम में लेके जाएंगे। लेकिन जो कंसंट्रेट है उसका मात्रा को हमको अपने फार्म के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। जो पशुपालन घर में पाल रहे हैं अपने बकरियों को भेड़ को जो भी पाल रहे हैं वो उसका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसको अच्छा पानी पिलाएंगे तो इससे कंपनसेट हो जाएगा। और क्या अंतिम में चलते चलते हमारे किसान भाई को सलाह देना चाहेंगे जो गर्मी में उनको रोग से बचे, लू से बचे, तो विशेष कोई अगर सलाह देना चाहेंगे? गर्मी में विशेष जो हमारा है मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। मैनेजमेंट को अगर ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं तो हम अपने बकरियों को अपने भेड़ को बचा सकते हैं। जैसे अच्छा घर का अच्छा इंतज़ाम, पानी का अच्छा इंतज़ाम और हमारा जो है घर हो जो वेंटिलेटेड हो जिसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो। मॉर्निंग में हम चरागाह में लेके जाएं, शाम में चरागाह में ले जाएं, तेज़ धूप में जानवर को बाहर नहीं निकालें। ये अगर हम करते हैं तो हम अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं।
तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।